साइंस में हमने पिछली दफ़ा पढ़ा था कि 4 मेजर टॉपिक हैं, फाउंडेशनल टॉपिक। अगर वो 4 टॉपिक आ जाएं, आप बैठ जाएं, तो समझो कि साइंस की फाउंडेशन आपको आ गई। फिर उनके आगे इस्तेमाल आते हैं। वो 4 टॉपिक की हैं, एनर्जी, स्पेस, टाइम, स्पेस और मैटर। मैटर, एनर्जी और टाइम, स्पेस। मैटर, एनर्जी असल में एक ही चीज़ है और स्पेस टाइम असल में एक ही चीज़ है, लेकिन बाहर वे चारों की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। इस पे हम आज ये देखेंगे कि जो मैटर है जिससे हमारी बॉडी बनी है, यूनिवर्स बनी है, सूरज बना है, तारे बने हैं, वो आया कहाँ से है। उसमें बड़े इंटरेस्टिंग सवाल है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वह अनज़लनल हदीद, हमने सूरज लोहे को नाजिल किया है। नाजिल का क्या मतलब हुआ कि यहां का नहीं था, ऊपर से कहीं आया है, राइट। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, कहां से आया है। तो इससे फिर हम बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। एक तो ये देखना चाहिए कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। पूरी की पूरी यूनिवर्स से मुराद होती है हमारी विजिबल यूनिवर्स। हम यूनिवर्स के एक बहुत छोटे से टुकड़े को देख सकते हैं, बाकी टुकड़े को नहीं देख सकते, बिकॉज यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, तो इट एक्सपैंडिंग मोर देन स्पीड ऑफ लाइट। तो इसलिए वहां की लाइट हमारे पास आती नहीं है, हमें पता ही नहीं चलता कितनी बड़ी है। जो पार्ट हमें पता है उसमें 99.9999% तो हाइड्रोजन और हीलियम है। हमारी गैलेक्सी में और हमारे सोलर सिस्टम में हाइड्रोजन और हीलियम ही है 99%। 2 एटम पीरियोडिक टेबल में, पहला और दूसरा। अगर हमारा प्लेनेट अपना देखें, अर्थ, तो उसमें जो कि सबसे बड़ा कोर है अंदर, उसमें वो अंदर से सारा आयरन से भरा हुआ है, जिसकी वजह से मैग्नेटिज्म है। लेकिन बाहर सबसे ज्यादा फिर इस पे ऑक्सीजन है। फिर ये जो हमारी मिट्टी रेत होती है, ये सिलिकेट्स होते हैं, फिर सिलिकॉन है, फिर मैग्नीशियम है। अब हम अपनी बॉडी पे आते हैं। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा, क्योंकि हम तो 75% पानी से बने हैं ना, तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। फिर कार्बन, हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स ही बाद में फैट्स बन जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, कैल्शियम और पी और के। अब देखिए कि कायनात में 99% सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है, और फिर बाकी कहां से आए। अगर हम सूरज से अलहदा हुए हैं और सूरज में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम है, तो फिर ये लोहा कहां से आया, सोना कहां से आया, सिलिकॉन कहां से आया। ये हमारा क्वेश्चन है। और ये हमें पता है ना कि ये जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम ये सारे एलिमेंट एक तरतीब से लिखते हैं, ठीक है, तरतीब, प्रोटॉन नंबर की तरतीब से लिखते हैं। और ये ओवर द पीरियड हमने ये फिल किया है। 92 इनमें नेचुरल हैं, बाकी हम लैब में बना लेते हैं। जो लैब में बना लेते हैं वो चंद सेकंड जिंदा रहते हैं और फिर टूट जाते हैं, ठीक। तो पीरियोडिक टेबल बोले ये एलिमेंट्स कहां से इस प्लेनेट पे आए हैं, हमारी बॉडी असल में कहां से बनी है, ठीक है ना, इसका रॉ मटेरियल कहां से आया है, ये हमारा सवाल है। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा हुआ है कि मैं कुन कहता हूं तो चीजें बन जाती हैं। अल्लाह के तो इरादा से बन जाती है, बल्कि हमारे स्कॉलर कहते हैं कि काफ के नून से मिलने से पहले जो मैंने कुन कहा है वो बन चुकी थी। और ये हमें पता है कि जब कुछ नहीं था तो उसका हमने नाम रखा हुआ क्या, सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी में एकदम ये हुआ कि 1 सेकंड के 1⁻⁻40th उस लम्हे पे, सेकंड के बिलियन पार्ट पे एकदम उसमें से मैटर एनर्जी निकलना शुरू हो गया। यानी सारी की सारी कायनात इतने उस चीज में नथिंगनेस में पैक्ड थी, राइट। तो जो सबसे पहली चीजें बाहर आई जो मैटर की शक्ल में, वो थे क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। हम क्वार्क्स के बने हुए हैं। और फिर एक बोसॉन है, वो भी पार्टिकल है, बट मैसलेस पार्टिकल है। तो क्वार्क, लेप्टॉन और बोसॉन से यूनिवर्स बनी है। मैटर का पार्ट, मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है, ठीक। अब क्वार्क, लेप्टॉन और बोसॉन बने थे जब बिग बैंग हुआ है। बिग बैंग कब हुआ है, 13.8 अरब साल पहले, यानी आप कहें 14 अरब साल पहले ये 3 बने। और जाहिर चीजें इतनी टाइटली पैक्ड है तो बहुत ही गर्म थी, बिलियन डिग्री टेम्परेचर। अब वो एक्सपैंड हो गई, तो एक्सपैंड होने से चीजें कूल होती हैं, हॉट होती हैं, कूल होती। तो इतनी तेजी से कूल हो रही थी, बट स्टिल वो इतनी हॉट थी कि वो आपस में मिलकर एटम नहीं बन सकते थे। तो सबसे पहले जो बनना शुरू हो गए वो 3 क्वार्क मिलकर प्रोटॉन बना। 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिले तो एक प्रोटॉन बनता है, और 2 डाउन और 1 अप मिले तो एक न्यूट्रॉन बनता है, ठीक है। इन पे भी चार्ज होता है 2/3 और -1/3। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बन गए। अभी 1 सेकंड के अंदर की बात हो रही। इन लेस देन 3 सेकंड्स, इन लेस देन 3 मिनट्स तो पूरी की पूरी कायनात बन गई थी। 3 मिनट से कम पूरी की पूरी कायनात बन गई थी। उसके बाद सिर्फ एक्सपेंशन हो गई।
राइट। लेकिन ये उस सेकंड पे उसमें ये बन गए। उस वक्त इसमें मैटर और एंटी मैटर दोनों चीजें थी। हर चीज का एक एंटी मैटर जो मिलके खत्म हो जाते हैं, एनर्जी फॉर्म होता है, ठीक। अब दुनिया में, कायनात में एंटी मैटर नहीं है, इसका साइंस के पास अभी तक कोई जवाब नहीं है। कुछ साइंटिस्ट का ये ख्याल है कि मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलके खत्म हो गए, लेकिन कुछ मैटर जो किसी वजह से एक साइड पे रह गया, ये बाकी की कायनात है, बाकी वो खत्म हो गई, राइट। तो हमें इसका जवाब नहीं पता, आप ये ढूंढने का है, आपकी नस्ल ढूंढ सकती है, ठीक। तो हुआ ये कि फिर ये जो छोटे जर्रे हैं ये मिलके ही बड़े जर्रे बनाएंगे ना, कई मिनट्स के बाद फिर इस तरह पहला प्रोटॉन जो कि क्वार्क्स है और इलेक्ट्रॉन है खुद लेप्टॉन है, ये मिले और पहला जो सादा तरीन एटम बना वो क्या था? हाइड्रोजन, ठीक। समझ आ गई बात? तो सादा तरीन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में चूंकि वो जर्रे आपस में टकरा रहे हैं तो बात बात न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके एक हाइड्रोजन के अंदर आ गए, इसको आइसोटोप्स कहते हैं, ड्यूट्रियम। बात दो न्यूट्रॉन आ गए, प्रोटियम। तो एटम चूंकि खुद से न्यूट्रल होता है ना, जितने प्रोटॉन है, तो ये बात हाइड्रोजन सबसे पहले बना। अब दो मेजर प्रोसेस हो रहे थे, एक तो ये कि छोटे जर्रे मिलके बड़ा जर्रा बनाए, उसको कहते हैं फ्यूजन, फ्यूज हो गए, आपस में जुड़ गए, वेल्ड हो गए। और एक ये था कि कोई बड़ा जर्रा हो तो वो टूटेगा, तो उसको कहते हैं फिशन। और दोनों केसेस में बहुत इमेंस एनर्जी निकलती है, लेकिन फ्यूजन में तो बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है। लेकिन फ्यूजन बहुत मुश्किल इसलिए काम है कि ये जो जर्रे प्रोटॉन और प्रोटॉन हैं, ये आपस में दो पॉजिटिव कैसे मिलेंगे? ये इतना बड़ा जोर चाहिए बैरियर करने का कि वो हमारे सूरज के पास भी उतना जोर नहीं है कि उनको फ्यूज करके वो बड़े एटम बनाए, जो हम बात कर रहे हैं कि लोहा कहां से आया, नहीं कर सकता। तो इसकी एक हिस्ट्री है जो बड़ी जल्दी आपको पता चल जाएगी कि फिर ये हुआ कि जब कायनात थोड़ी सी और ठंडी हुई, ये बन गए ये वाले एटम, तो सादा तीन एटम हाइड्रोजन बना। अब हाइड्रोजन मिलके हीलियम बना, ठीक है, क्योंकि उस वक्त इतनी एनर्जी थी कि हाइड्रोजन मिलके हीलियम बने। अब जो हम टिपिकल जो एक चीज देते हैं ना, यूनिवर्स का यूनिट, वो गैलेक्सी, कि गैलेक्सी में क्या हो सकता है। तो हम गैलेक्सी के अंदर फिर सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में एक जो सूरज होता है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि हमारा सूरज है तो 98% हमारी मैच तो सूरज में है, बाकी 2% है सारे प्लैनेट्स, 98% है सूरज। तो सूरज में क्या हो रहा है, इसको एज यूनिट लेते हैं। सूरज में ये हो रहा है कि इसके अंदर ग्रेविटी की इतना जोर है कि उस ग्रेविटी की वजह से यहां के जो जर्रे होते हैं वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो हाइड्रोजन मिलके क्या बन जाते हैं? हीलियम। तो ये बन के इतनी हीट निकल रही होती है कि वो हीट इसको एक्सपैंड करने की कोशिश करती है और ग्रेविटी अंदर करने की कोशिश करती है, तो उस वजह से ये पल्सेट कर रहा होता है और आपकी इस मेंटेन की। लेकिन इसकी ज्यादातर एनर्जी कहां से आ रही है? फ्यूजन इन द कोर। लेकिन इस हिस्से में फिशन हो रहा है, वो हीलियम टूटते भी रहते हैं, इसलिए अब इसकी 99% मैच हाइड्रोजन और हीलियम है, इधर हीलियम है। अब ये तो इसी तरह सिलसिला चलता रहना चाहिए, लेकिन एक स्टेज आ जाती है कि वो सारी की सारी चीज हीलियम में कन्वर्ट होगी, फिर क्या होगा? उसके अंदर तो फिर फ्यूल खत्म हो गया ना, कोई हाइड्रोजन रही ही नहीं है जो मिलकर हीलियम बने। उस वक्त ये होगा कि यहां पे आप सोचे कि थोड़ी देर के लिए फ्यूजन कम हो गया, फ्यूजन कम हो तो हीट कम हो गई। जब हीट कम हो गई तो ग्रेविटी ने और काबू पा लिया, ग्रेविटी ने और काबू पा लिया, तो उसने और ज्यादा जोर लगाया, तो ये जो प्लेनेट है और कॉम्पैक्ट हुआ। अब इतना ज्यादा उसमें जोर आ गया कि उसके हीलियम्स आपस में जुड़ना शुरू हो गए और हीलियम जुड़ के अगला एलिमेंट बन गया लिथियम, बेरिलियम, और आखिरकार वो हीलियम ऑक्सीजन तक पहुंच जाते हैं। हमारे सन के कार्बन और ऑक्सीजन तक ये कर लेता है, लेकिन ये कई दफा पहले वो ये बनेंगे, फिर फ्यूल खत्म हो जाएगा, फिर अब उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े इस तरह बनते जाएंगे, तो ये एक नए इक्विलिब्रियम में आ जाता है, फिर छोटा होता जाता है, लेकिन ज्यादा कॉम्पैक्ट होता जाता है और उसके अंदर यहाँ पे ग्रेविटी की ओवरकम करती जाती है, ठीक है। तो हीलियम से बात शुरू हुई, कार्बन तक पहुंच गई। इससे जब आगे बात जाती है ना, फिर हमारा सूरज इससे आगे नहीं जा सकता कार्बन ऑक्सीजन के आगे, क्योंकि इसकी मैस इतनी, इसके पास इतनी ही ग्रेविटी है कि इसकी उससे ज्यादा जोर नहीं। फिर हमारे सूरज से जो 15, 20, 50 गुना बड़े सूरज हैं, वो ये काम कर सकते हैं कि उनके पास इतना जोर होता है कि वो अंदर इससे बड़े जर्रे भी बना सकते हैं।
कार्बन और कार्बन को आपस में फ्यूज करके मैग्नीशियम बना लेंगे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन को फ्यूज करके सिलिकॉन बना लेंगे। बेसिक फिर एलिमेंट क्या हुआ? हीलियम। ये अगले मिलके फिर मिल जाएगा, लेकिन वो अंदर फिर यानी कि एक किस्म के ऑनियन की तरह सबसे हाईएस्ट एलिमेंट नीचे, फिर वो फ्यूल खत्म हो गया, फिर वो तो ऑनियन की तरह वो लेयर्स बन जाएंगी। सबसे नीचे आयरन होगा, फिर सिलिकॉन होगा, फिर मैग्नीशियम होगा। लेकिन ये सूरज हमारा नहीं कर सकता, हमारा सूरज यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये जो है ये सन से कोई 20 से 50 गुना बड़ा एक चीज हो तो वो ये कर सकते हैं। जैसे सोलर सिस्टम में तो हमारे जो हम जिसके बने हुए हैं, हम किसके बने हुए? ऑक्सीजन के। ये तो सोलर सिस्टम, इसमें तो सिवाय हाइड्रोजन के सोलर सिस्टम से तो कुछ भी नहीं आया। तो कहां से आया ये सवाल? ये होता रहता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ना, इसका हमने नाम रखा हुआ है न्यूक्लियोसिंथेसिस। प्रोटॉन टू प्रोटॉन चेन, प्रोटॉन है ना, हाइड्रोजन क्या है बेसिकली? प्रोटॉन। वो इलेक्ट्रॉन तो बेचारा बहुत छोड़ा है अलग पे चार में। इसके बाद ये होता है कि इससे भी बड़े जब सितारे हो जाते हैं तो उस पर इतना प्रेशर हो जाता है कि इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो अंदर कोर में होते हैं वो आपस में मिलकर न्यूट्रॉन बना देते हैं। तो अंदर कोर टोटल न्यूट्रॉन का हो जाता है। अब इस न्यूट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन भी निकल गए तो सिर्फ न्यूक्लियस रह गया ना। ये कायनात में मैटर का असल मैटर है विदाउट एनी वैक्यूम, एम्प्टीनेस। वरना एटम तो 99.9999 14 दफा 9 लिखे, इतने परसेंट एटम तो एम्प्टी है, रियल मैस उसका उसके अंदर है, वजन सारा न्यूक्लियस का है। तो इसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि एक आप चम्मच लेना तो उसका वजन हमारी दुनिया के सबसे बड़ी बिल्डिंग से भी 500 गुना ज्यादा होगा। इन अ वे इसका 4 × 10⁻17 किलोमीटर एक मीटर क्यूब में, का मतलब ये निकलता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लें, यानी ये सेंटीमीटर होगा इसका वेट, ये वाला, तो इसका वजन 400 अरब किलो होगा। ठीक, इससे और कंप्रेस हो तो फिर बनता है ब्लैक होल, ठीक है, जो कि रोशनी को भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये उस स्टेज पे, उससे पहले की स्टेज है न्यूट्रॉन स्टार, उससे पहले की स्टेज। तो अब ये सूरत हाल आ रही है, ठीक है। तो अब सोचें कि इतना जब प्रेशर होगा तो यहाँ पे 5 बिलियन डिग्री केल्विन तक टेम्परेचर पहुंच जाएगा, राइट। इसके बाद ये होता है कि ये इतना ज्यादा प्रेस करता है कि जब मैटर इससे ज्यादा कंडेंस नहीं हो सकता, तो जैसे यहाँ पे तो कोई प्रोसेस अब नहीं हो रहा, तो ग्रेविटी पुश करके इसको एक दफा बिल्कुल कोलैप्स कर देती है। जब बिल्कुल कोलैप्स करती है ना, तो कोलैप्स करने के बाद ये फिर ऐसे फूल जाता है। हमारे सूरज ने भी ये करना है अप्रॉक्सीमेटली 4-5 अरब साल के। सूरज एक बार कोलैप्स होगा, 1 सेकंड के बाद फिर वापस आएगा। जब वो कोलैप्स होकर वापस आएगा तो उस 1 सेकंड में इतनी एनर्जी निकालेगा कि इतनी उसने 10 अरब सालों में नहीं निकाली है। तो अब ये जब वो कोलैप्स होकर वापस आता है ना, उसको कहते हैं सुपरनोवा। उस वापस आने में, जिसको हम कहते हैं कोर कोलैप्स, इतना प्रेशर उस रिबाउंड में होता है कि बाकी सारे एलिमेंट्स उस प्रेशर में बनते हैं, राइट। वरना ये आयरन के बाद कोई एलिमेंट नहीं बनना था अगर सुपरनोवा ना होता तो। आयरन जो है ये मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है, एलिमेंट मोस्ट स्टेबल, जिसको हम कहते हैं कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है। इससे नीचे वाले फ्यूजन में एनर्जी देते हैं, ऊपर वाले फिशन में एनर्जी देते हैं। आयरन सबसे ज्यादा स्टेबल है, राइट। तो अब क्योंकि एक बात आपको समझ आ गई कि असल ईंट क्या है? हीलियम, राइट। तो 2 और मिल जाएंगे, 2 और मिल जाएंगे, 2 और मिल जाएंगे, तो इसका मतलब है जो इवन नंबर वाले एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा बनेंगे। तो अब देखें, तो हमारा अबंडेंस का चार्ट देखें ना, तो जो इवन नंबर वाले हैं कार्बन, ऑक्सीजन, ये ऑड नंबर वालों से 10 गुना ज्यादा है। रीजन समझ आती है ना, इसकी रीजन क्या है? ये उनका चार्ट बनाओ, ये लॉगरिथमिक स्केल पे बनाओ, ठीक है। तो ये उनकी अबंडेंस का होस्ट है। इस तो सुपरनोवा में अब आपसे पूछे ना कोई सोना कहां से है? सुपरनोवा से है। यहाँ पे ज्यादा फ्यूजन पॉसिबल होता है, यहाँ पे और प्रोसेस होते हैं जिनको आर प्रोसेस, एस प्रोसेस कहते हैं, यानी कि रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। यहाँ पे फिर जो इसका न्यूट्रॉन, जो अंदर न्यूट्रॉन बन गया था, राइट, वो भी स्प्लिट हो जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और उसमें से एंटीन्यूट्रिनोज निकलते हैं। तो ये हमारे सवाल का जवाब है। वो अनज़लनल हदीद, ये सोना कहाँ से आया है? लोहा कहाँ से आया है? अब इंटरेस्टिंग बात है कि ये सूरत नंबर 57 है सूरह फातिहा। तो वैसे कुरान का प्रेफेस है ना, पेश लफ्ज, तो उस हिसाब से 56 नंबर सूरत है। तो इसका वजन भी 56 ही है बाई चांस,
एटॉमिक वेट 56 ही है। और इसके आइसोटोप्स, क्योंकि न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हो जाए तो आइसोटोप्स बन जाते हैं, तो इसके आइसोटोप्स 56 से शुरू होते हैं 58 तक, लेकिन एवरेज हमारा 56 आता है, जो कि ये सूर्य फातह के बाद ये 56वीं है। अब ये कई दफा ये चीजें होती हैं फिर किसी प्लेनेट से, तो हमारे ये जिस्म के जो जर्रे हैं, यहां तक तो बिग बैंग था, यहां तक स्टार्स की रिएक्शन था, स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस था। अब स्टार से भी बात आगे चली गई और ये जो सुपरनोवास हैं और इनको वॉल्स कहते हैं, वहां से हमारी बॉडीज आई हैं। फिर होगा कि जाएंगी किधर, ये फिर हमारा सूरज भी इसी तरह कोलैप्स इस तरह होगा और फिर वापस इसी तरह फिजा में बिखर जाएंगे। तो ये है हमारा पूरा एक किस्म का जर्नी। और अगर आप आज से 13.8 बिलियन साल पहले पैदा होते तो आपकी केमिस्ट्री इतनी आसान होती कि सिर्फ 2 होते, हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन अब हमारी केमिस्ट्री में जैसे आता है, यहाँ तक सोलर सिस्टम है, फिर ये जो सोना और ये सारी चीज़ें हैं। एक हमारा छोटा सा क्वेश्चन रह गया था, वो ये क्वेश्चन है कि हमें पता कैसे चलता है जब हम वहाँ पहुँच नहीं सकते। हम तो सूरज तक नहीं पहुँचे, हम तो चांद तक पहुँचे हैं या मार्स से हमने कोई ले लिया होगा एग्जाम्पल, बाकी जो दूर दूर तारे हैं जो लाइट ईयर्स दूर है, इवन हमारा सूरज, हमें कैसे पता है कि उसमें हाइड्रोजन और हीलियम है? जी, हमें पता ऐसे चलता है कि ये जो एटम है ना, एटम जब एक्साइट होता है, इसका इलेक्ट्रॉन अदरवाइज एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है, जब एक्साइट होता है तो इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं ना ऑर्बिटल या एनर्जी लेवल। तो इसकी एनर्जी लेवल हायर एनर्जी लेवल पे ही चला जाता है एक्साइट होकर। जब यहाँ से वापस आता है, राइट, इससे ज्यादा हाई एनर्जी पे भी जा सकता है, इससे ज्यादा है, ये हाइड्रोजन है फॉर एग्जांपल द सिंपलेस्ट एटम, तो ये तकरीबन इसके 6-7 एनर्जी लेवल्स हैं जिस पे ये जा सकता है, फिर वापस आता है। वापस ये आएगा तो ये जो चीज रिलीज करेगा वो होती है फोटॉन। क्या होती है? फोटॉन लाइट। ठीक, वो जो एनर्जी रिलीज करता है ना, उससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट है। दूसरे लफ्जों में इनके इमिशन स्पेक्ट्रम, वहां से जो लाइट आ रही है उसमें उस एलिमेंट का सिग्नेचर अवेलेबल है, राइट। तो हमें ये पता है कि ये हमारे बिग बैंग में, फिर स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस में, फिर सुपरनोवा में ये सारी चीजें हुई, और जो एलिमेंट इधर हैं पीरियोडिक टेबल में, सारी की सारी यूनिवर्स एग्जिस्टिंग हमारे नॉलेज के मुताबिक इन्हीं से बनी है, जिनसे हमारी बॉडी बनी है।